नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात नेपाल में अचानक पैदा हुए विद्रोह के बहाने पूरे दक्षिण एशिया की। क्या नेपाल में हुआ युवाओं का विद्रोह वही पैटर्न नहीं दिखाता जो बीते कुछ वर्षों में श्रीलंका और बांग्लादेश में हमें देखने को मिला था? आखिर दक्षिण एशिया के तीनों देशों में 24 या 48 घंटे में अचानक हुए तख्ता पलट क्या महज आंतरिक कारणों से संभव हुए या इसके पीछे विदेशी ताकतें भी हैं? कहीं ये दक्षिण एशिया में चीन और अमेरिका के बीच जारी वर्चस्व की जंग का नतीजा तो नहीं है? ऐसा क्यों हुआ कि विद्रोह के बाद आने वाली सरकारों का नेतृत्व उनके हाथ आया जो अमेरिका के प्रति काफी नरम थे? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत अपने पड़ोस में हो रहे इन परिवर्तनों से अछूता रह सकता है जबकि आंतरिक हालात में कोई खास फर्क नहीं है? तो शुरू करते हैं आज का सफर। पहले ये तस्वीरें देखिए। नेपाल, धुआं धुआं नेपाल, सबसे ताज़ा तस्वीरें। बीते कुछ दिनों में जो सरकार थी वो सरकार अब नहीं है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ, सुप्रीम कोर्ट को जलाया गया और तमाम राष्ट्रपति भवन में भी आग लगाई गई। क्या क्या नहीं हुआ अभी उसके बारे में हम बताते हैं। बहरहाल पहले बांग्लादेश और ये श्रीलंका की तस्वीरें भी याद कर लीजिए। इन सब के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। किस तरह लोग राष्ट्रपति भवन में घुसे, प्रधानमंत्री भवन में गए, उनके आवास पे और भागना पड़ा। बहरहाल शुरुआत नेपाल से ही करते हैं। सिर्फ 4 दिन में नेपाल की सूरत बदल गई। 4 सितंबर को केपी ओली सरकार ने रजिस्ट्रेशन कानून न मानने वाले 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया, जिसके विरोध में युवाओं में आक्रोश फैल गया। और 8 सितंबर को दूसरे पहर यह हिंसा भड़क उठी और संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में आग लगा दी गई। देखते ही देखते राष्ट्रपति भवन पर भी हमला हुआ। मंत्रियों और नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी गई, जिसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई। शुरू में तो खबर आई थी कि उनकी मौत हो गई। बहरहाल अभी वे स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। इस बीच आश्चर्यजनक रूप से सेना चुप रही। सेना ने पहले केपी ओली यानी प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने को मजबूर किया, यह कहा जा सकता है, और फिर कमान संभाली। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 के करीब लोग घायल हैं। सेना के हाथ में अब काठमांडू और अन्य शहरों में कमान है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो वहाँ के सेना अध्यक्ष हैं जनरल अशोक राज सिंगडेल, वो देश को संबोधित करने के लिए 9 सितंबर की शाम जब सामने आए तो एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया। ये तस्वीर गौर से देखिए। ये हैं जनरल सिंगडेल, जनरल अशोक राज सिंगडेल, और इनके पीछे पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर है। वैसे तो पृथ्वी नारायण शाह आधुनिक नेपाल के निर्माता हैं। उन्होंने 1768 के आसपास तमाम छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण करके आज के नेपाल के नक्शे को संभव किया था। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सेना अध्यक्ष ने जानबूझकर इस तस्वीर के जरिए राजशाही के प्रति अपनी वफादारी दिखाई है? वैसे भी पहले नेपाल की जो आर्मी थी, जिसे रॉयल नेपाल आर्मी कहते थे, वो राजा के प्रति ही समर्पित थी, जिसे हटाने के लिए यानी राजशाही को हटाने के लिए नेपाल की जनता ने दशकों संघर्ष किया। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस बीच राजा की वापसी और हिंदू राष्ट्र फिर से बनाने की मांग भी कमजोर ही सही लेकिन सुनाई तो पड़ रही है। 11 सितंबर की दोपहर जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो सेना अंतरिम सरकार को लेकर बात कर रही है। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में आंदोलनकारी चाहते थे, लेकिन अभी तय नहीं है। वो शायद इसके लिए तैयार नहीं है। आंदोलनकारियों को आमतौर पर जेन जी कहा जा रहा है, और जैसा हमने पहले भी वीडियो में बताया था विस्तार से कि जेन जी मतलब जेन जेड, जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ, यानी अभी वो किशोरावस्था लांघते हुए युवा हैं। बस एकदम नई पीढ़ी, जेन जेड, जनरेशन जेड। और उनके हीरो कौन है? काठमांडू के मेयर बालेन शाह। बालेन शाह सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे।
कोशिश ये थी कि वे बन जाएं, प्रॉक्सी के तौर पर काम करें और जब चुनाव होगा तो उसके बाद फिर बालन शाह सामने आ सकते हैं। अब इस पर अभी हम विस्तार से बात करेंगे। पहले बात उस पैटर्न की कर लेते हैं जो इसके पहले हमें श्रीलंका और बांग्लादेश में दिखा और नेपाल में जिसे हम दोहराए जाते देख रहे हैं। दक्षिण एशिया के 3 देश 3 साल के अंदर तख्ता पलट के शिकार हुए। क्या यह संयोग है? सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका की। 3 साल पहले 2022 की ये तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति भवन में किस तरह वहां के नौजवान घुस गए थे। श्रीलंका उस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा था। जाहिर है तमाम ऐसी समस्याएं थी जिससे वहां के युवाओं में असंतोष था। ईंधन, दवाइयों और खाने की भारी कमी थी। राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगा था। यानी वहाँ का जो शासक एक परिवार है जहाँ के लोग ज़्यादातर बन रहे थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बेरोजगारी और महंगाई ने जनता को सड़कों पर ला दिया। प्रदर्शनकारी कोलंबो में राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये कल्पना से बाहर की बात थी। गोटबाया राजपक्षे के भागने के बाद रनिल विक्रमसिंघे जुलाई 2022 में राष्ट्रपति बने। इनकी जो पार्टी है ये यूनाइटेड नेशनल पार्टी, इसे सेंटर राइट पार्टी माना जाता है। पश्चिमी देशों से, खास तौर पर अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं। अब वे कहा गया कि वो जो कुछ हुआ वो दरअसल अमेरिका के इशारे पर हुआ। हालांकि इसमें ऐसी बातें प्रमाणित तौर पर कोई नहीं कहता, लेकिन जो होता है, जैसे श्रीलंका को उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है IMF, उससे एक बड़ी आर्थिक मदद मिली जो अमेरिका के प्रभाव में है। बहरहाल 2024 में प्रदर्शनों के बाद हुए पहले राष्ट्रपति चुनाव में 56 मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके 42% वोट पाकर विजयी हुए। यानी कहानी फिर बदल गई। अब आइए बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश, शेख हसीना लगातार चुनाव जीत रही थी, काफ़ी लोकप्रिय थी। हालांकि विपक्ष का सवाल था कि इन्होंने धांधली करके बाद के चुनाव जीते हैं, लेकिन 2024 में अचानक वहां पर एक विस्फोट हुआ, जैसे श्रीलंका फिर से दोहरा दिया गया। शुरुआत तो सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के आरक्षण के खिलाफ असंतोष से हुई थी, लेकिन जल्दी ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शेख हसीना की तानाशाही का मुद्दा व्यापक हो गया। एक व्यापक आंदोलन हुआ। 5 अगस्त 2024 को हिंसा हुई बड़े पैमाने पर। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद 8 अगस्त 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहां अंतरिम सरकार बनी। यूनुस के अमेरिका और पश्चिमी देशों से काफ़ी पुराने संबंध हैं। खासतौर पर उनकी माइक्रो फाइनेंस पहल जो ग्रामीण बैंक है उसके ज़रिए उनकी काफ़ी सराहना हुई है और उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उनकी नियुक्ति दरअसल पश्चिम के हितों को ध्यान में रखकर ही की गई। और अब नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। श्रीलंका और बांग्लादेश में आंदोलन भी शुरू में गैर राजनीतिक लगे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक संगठित रूप ले लिया। नेपाल में भी सोशल मीडिया बैन ने चिंगारी दी, लेकिन भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जो गुस्सा पहले से सुलग रहा था वो उसमें जुड़ गया। बहरहाल तमाम विश्लेषकों का ये भी मानना है कि ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो दिखते हैं उनके पीछे कुछ डिज़ाइन भी है। खासकर इनमें अमेरिका का हाथ हो सकता है। इस पर हम बाद में और गहराई से बात करेंगे। पहले इन तीनों देशों के हालात की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि बाहरी ताकतें भी तभी कामयाब होती हैं जब आंतरिक हालात अनुकूल हों। ये श्रीलंका का हाल देखिए। गरीबी 25%, बेरोजगारी 7.2% और प्रति व्यक्ति आय $3,354 प्रति व्यक्ति। एक बुरी स्थिति है यहाँ पर। गरीबी बांग्लादेश में 14.5%, बेरोजगारी 5.3% और प्रति व्यक्ति आय $2,688। और इसके बाद नेपाल की बात आती है। नेपाल में 17% गरीबी, बेरोजगारी दर 11.4% और कुछ लोग इसे 20% तक बता रहे हैं, खासतौर पर युवा बेरोजगारी दर।
और प्रति व्यक्ति आय $1,340 प्रति व्यक्ति सालाना आय। और इसी समय हम भारत से इनकी तुलना कर लेते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। गरीबी 12.9%, बेरोजगारी 8%। हालांकि यहाँ पर भी जो युवा बेरोजगारी दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, कई राज्यों में तो वो 25% तक है, और प्रति व्यक्ति आय $2,411 ये बताया गया है। तो कुल मिला के ये जो तीनों देश हैं, यहाँ पर जो हुआ और भारत का जो आंतरिक हाल है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब जो कारण हैं वो सब भारत में भी मौजूद है, लेकिन भारत में ऐसी कोई आशंका नहीं है, उसकी कुछ खास वजह है। वो वजह क्या है इस पर हम अभी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत में एक चीज़ और है, यहाँ पर जो असमानता है वो बहुत ज़्यादा है। यानी जो आय असमानता है दूसरे देशों में भी है, लेकिन भारत में जो असमानता है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इस असमानता को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। तो बहरहाल इस बीच नेपाल में ख़ास तौर पर जो काठमांडू के मेयर बालेन शाह हैं और एक पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने का नाम बहुत चर्चा में है। रवि लामिछाने को नौजवानों ने जेल तोड़कर बाहर निकाला है और बालेन शाह तो काठमांडू के मेयर हैं। इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं, जो इस जेन जी जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ये लोग हीरो हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बालेन शाह हैं। बालेन शाह ये टाइम मैगजीन ने 2023 में इन्हें 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। ये एक रैपर थे और वैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इन्होंने मेयर का चुनाव जीता और जाहिर है वो नौजवानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी रुख और युवाओं से सीधा जुड़ाव, सोशल मीडिया पर सक्रियता और युवाओं के बीच उनके गाने और स्पष्टवादी अंदाज ने उन्हें आइकन बना दिया। और रवि लामिछाने ये पहले एक पत्रकार हुआ करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ टीवी शो करते थे और उसमें सीधे जनता के सवाल लेकर नेताओं को घेरते थे। 2015 में ये अमेरिकी नागरिक बन गए थे और फिर 2018 में इन्होंने अमेरिकी नागरिकता छोड़ी थी। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। अमेरिकी नागरिक होने की वजह से इन्हें अपनी संसद सदस्यता छोड़नी पड़ी थी। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी पत्रकारिता छोड़कर, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसने पहली बार ही 20 सीटें जीत ली थी। और जब प्रचंड प्रधानमंत्री थे तो ये कुछ समय के लिए देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। ये बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं और इनकी भी काफ़ी लोकप्रियता है। जेल में थे एक भ्रष्टाचार के मामले में, एक कोऑपरेटिव बैंक से इन्होंने बहुत सा पैसा अपनी मीडिया कंपनी में ट्रांसफ़र किया, ऐसा कहा जा रहा था, फंड ट्रांसफ़र किया, जिसमें ये गिरफ्तार हुए, जेल में थे। हालांकि ये आरोपों को गलत बताते हैं और जनता, नौजवान खास तौर पर इनको सही मानती है और इसलिए जेल से इन्हें छुड़ा लिया गया। ये दोनों लोग गौर करिए तो अमेरिका की ओर इनका काफ़ी झुकाव है और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि दरअसल श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ वो चीन को दी गई अमेरिकी चुनौती का नतीजा है। चीन प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और ये देश उसके काफ़ी करीब चले गए थे, जिससे अमेरिकी एजेंसियां काफ़ी चिंतित थीं और सरकारों को अरसे से पलटने की कोशिश कर रही थी। आप इस पूरे नक्शे को गौर से देखिए। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये तीनों देशों में जहां पहले एक तरह से अमेरिका के खिलाफ ना भी कहा जाए तो चीन के पक्षधर सरकारें थी, चीन के साथ रिश्ता था उनका बेहतर, अब ऐसा नहीं है। ये बात भी सच है कि इस क्षेत्र में चीन अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। ख़ास तौर पर श्रीलंका में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत हम्बनटोटा पोर्ट में काफ़ी निवेश किया है। हालांकि चीन ने काफ़ी कर्ज दिया है जिसने श्रीलंका को संकट में भी डाला है। बांग्लादेश में भी शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो चीन के साथ काफ़ी अच्छा उन्होंने संबंध बनाया था। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन ने काफ़ी वहाँ निवेश किया था और इसके अलावा शेख हसीना ने अमेरिकी सैन्य अड्डे की मंजूरी बंगाल की खाड़ी में नहीं दी थी, ऐसा भी कहा जाता है, जिसके बाद अमेरिका उनसे काफ़ी नाराज़ था
और नेपाल में आप जानते ही हैं जो हुआ, इसे भी BRI में शामिल किया गया है। हाइड्रो पावर और सड़क परियोजनाओं में निवेश के लिए चीन राजी हुआ है, काठमांडू तक ट्रेन आ रही है। यानी ये तीनों देश चीन के साथ एक आर्थिक समझौते में हैं। 2017 में श्रीलंका और नेपाल और 2016 में बांग्लादेश, ये सब BRI का हिस्सा बने थे। अब आप पूछेंगे कि बार बार हम जो BRI कह रहे हैं वो है क्या, तो आपको BRI समझाते हैं और तब आपको पूरा मसला शायद समझ में आएगा। BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लॉन्च किया था। इसका जो लक्ष्य है वो है एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक सड़क बनाना। रेल, बंदरगाह, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से पूरे उपमहाद्वीप को, यानी अफ्रीका को, यूरोप को और एशिया को जोड़ देना, ताकि जो सामान है वो सीधे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, कोई दिक्कत ना हो। और सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि समुद्र के भी रास्ते। इसीलिए ये जो इनका चीन का पूरा प्रयास है वो हिंद महासागर से होते हुए, ये श्रीलंका से होते हुए और ये फिर यहाँ नैरोबी और केन्या, इजिप्ट होते हुए ये सीधे यूरोप तक सामान पहुंचाने की रणनीति है। एक तरह से प्राचीन सिल्क रोड की तर्ज पर बनाया गया आर्थिक और रणनीतिक गलियारा है, जिसके दो हिस्से हैं। पहला सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ज़मीन के रास्ते कनेक्टिविटी, ये जो ज़मीन के रास्ते हैं, और दूसरा समुद्री मार्गों के ज़रिए कनेक्टिविटी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये परियोजना है चीन की और अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। ये दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है और अमेरिका इसको कम करना चाहता है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में सामरिक महत्व के कारण अमेरिका बांग्लादेश और श्रीलंका का प्रभाव में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। नेपाल में भी अमेरिका ने MCC यानी मिलेनियल चैलेंज कॉरपोरेशन जैसे प्रोजेक्ट के जरिए अपनी पैठ बढ़ाई है। ये साफ है कि अमेरिका और चीन के बीच हिंद और प्रशांत महासागर में वर्चस्व की जंग चल रही है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो दरअसल MCC जैसी परियोजनाओं के कारण भी हो पाया। ये MCC क्या है? MCC मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल, यानी नेपाल को संयुक्त राज्य अमेरिका से एक बड़ी फंडिंग मिली है। कहा गया है गरीबी कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना पैसे देगी, वित्त पोषित करेगी। इसे MCC कॉम्पैक्ट एक विदेशी सहायता कार्यक्रम समझिए। 14 सितंबर 2017 को नेपाल सरकार और MCC के बीच ये समझौता हुआ था। इसकी कुल लागत $697 मिलियन, लगभग 92 अरब नेपाली रुपए। इसमें अमेरिका $500 मिलियन की अनुदान राशि दे रहा है और नेपाल सरकार का जो अंशदान है वो $197 मिलियन है। MCC कॉम्पैक्ट को नेपाल में 2022 में संसद द्वारा अनुमोदन से पहले भारी विवाद का सामना करना पड़ा था। कुछ नेताओं और लोगों ने इसे अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति यानी IPS से जोड़ा था, जिसे चीन के प्रभाव को कम करने की रणनीति कहा जाता है। ये चिंता जताई गई कि इससे नेपाल और चीन के संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। साथ में कॉम्पैक्ट के प्रावधानों के तहत विवादों का निपटारा नेपाल के घरेलू नियमों के बजाय कॉम्पैक्ट के नियमों के अनुसार होगा, ये कहा गया, जिसने तमाम नेपाली नेताओं को नाराज किया। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के जरिए MCC परियोजना को विश्व स्तर पर निलंबित कर दिया था। जाहिर है नेपाल में अनिश्चितता पैदा हुई, लेकिन जो जुलाई 2025 में अमेरिकी सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी। दरअसल इतनी बड़ी धनराशि अगर किसी ऐसे देश में जाती है जहां भ्रष्टाचार प्रबल हो तो फिर जम के कमीशनखोरी होती है। ठेकेदार, इंजीनियर, राजनेता, पुलिस और कई बार सेना का भी कमीशन होता है, कट होता है। राष्ट्रीय हित रिश्वत से पीछे हो जाता है। हमें नहीं पता कि नेपाल में इस पैसे का कितना और कैसा इस्तेमाल हुआ सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन परिवर्तन तो हुआ, ये बात सबके सामने है। बहरहाल इस बीच वही सवाल फिर से अंत में कि अगर ये आंतरिक कारण इन देशों में बड़े विद्रोह का कारण बन गए, सत्ता पलट हो गई, तो क्या भारत में ऐसी स्थिति नहीं है? अभी हमने आपको बताया था कि भारत में गरीबी
बेरोजगारी वगैरह की क्या स्थिति है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी इस तरह का आंदोलन हो सकता है। भारत में वे सारे कारण मौजूद हैं जो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में थे। भारत में बेरोजगारी दर 5.1% है, लेकिन युवा बेरोजगारी दर कई राज्यों में 20 से 25% तक है। बेरोजगारी के साथ साथ आय असमानता बहुत ज़्यादा है, जो श्रीलंका और बांग्लादेश में भी है। 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की 40.5% संपत्ति है। 10% सबसे अमीर लोगों के पास लगभग 60% संपत्ति है, और 50% जो गरीब लोग हैं वो केवल 3% संपत्ति पर गुजारा करते हैं। भुखमरी सूचकांक में भारत 125 देशों में 107वें नंबर पर है, यानी भारत की स्थिति काफ़ी खराब है। लेकिन हम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। तो उसकी वजह इसलिए है कि हमें जिसने ट्रेनिंग दी है उसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने असहयोग और अहिंसक सत्याग्रह के जरिए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हरा दिया था, और उनकी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि विपक्ष हमेशा अहिंसा और सत्याग्रह की बात करता है। आजकल राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष वोट चोरी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ही नहीं, अदालतों की निष्ठा पर भी इस समय जनता को काफ़ी संदेह है। संविधान बदलने का खतरा भी एक मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हमारा रास्ता अहिंसा का ही होगा। लोग इसी रास्ते पर चलते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार ऐसा कुछ न करे जिससे संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा न रहे, क्योंकि कई बार विद्रोह इसलिए भी होते हैं कि सुनवाई के सभी मंचों पर ताला लगा होता है। आशा है मोदी सरकार इस पर ध्यान देगी। आज के लिए बस इतना ही। सच बताने का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।